ये बता रहा था कि जैसे हैदराबाद, तो निज़ाम उल मुल्क जो दिल्ली में क्या था, वजीर था। इसने जब मुग़ल अम्पायर वीक हुआ तो निज़ाम उल मुल्क ने हैदराबाद में निज़ाम की शुरुआत, यानी कि निज़ाम, यहाँ पर निज़ामियत की शुरुआत कर दी। और यहाँ पर क्या थे ये, कौन थे ये, मराठा थे। सतारा से पुणे अपना बाजीराव ने कैपिटल ट्रांसफ़र किया, अहमदनगर ये सब इनके कंट्रोल में था। तो अब मराठा और निज़ाम एक दूसरे के क्या हो गए, नेबर हो गए, पड़ोसी हो गए। तो इन दोनों के बीच में अब क्या होगा, इन निज़ाम और मराठा के बीच में क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट शुरू होगा। क्यों? क्योंकि टेरिटोरियल एक्सपेंशन का दोनों के बीच में क्या है, एक सेम बाउंड्री है, तो दोनों आपस में डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में आ गए। तो अगर ये चाहेगा कि इसका एरिया लेना और मराठा चाहेंगे निज़ाम का एरिया कंट्रोल करना, तो इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होगा। तो अब क्या होंगे, निज़ाम ऑफ हैदराबाद और मराठा आपस में क्या आएंगे, डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में आ जाएंगे। तो जब ये डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में आएंगे तो उस वक्त क्या होता है कि दो बार ये कॉन्फ्लिक्ट में आते हैं, होने को तो कई बार, लेकिन बाजीराव के समय दो बार निज़ाम और मराठों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है। तो लिखिएगा, हाँ लिखिए, इन 1728 वार ऑफ सुकरखेड़ा, एंड इन 1738 वार ऑफ भोपाल। ठीक है, क्या है, वार ऑफ सुकरखेड़ा एंड वार ऑफ भोपाल। लिखिएगा, बाजीराव डिफीटेड निज़ाम उल मुल्क एंड, तो भाई जब ये क्या होंगे, हारेंगे निज़ाम, तो क्या करना पड़ेगा, कोई ट्रीटी वगैरह साइन करनी पड़ेगी। एंड तो ट्रीटी वगैरह जो साइन हुई वो तो जरूरत वो नहीं है, बस इतना समझिए कि हुआ क्या। एंड कंपेल, क्या किया गया, कंपेल्ड हिम टू ग्रांट चौथ, एंड ऐसे लिखिए, चौथ के बाद एंड सरदेशमुखी ऑफ द 6 प्रोविंसेज ऑफ डेक्कन। तो डेक्कन के 6 प्रोविंसेस की चौथ और सरदेशमुखी कलेक्ट करने का अधिकार किसको मिल गया, मराठों को मिल गया। अभी आप थोड़ा सा बस ये समझिए, चौथ और सरदेशमुखी ये क्या है, ये दो तरह के टैक्स हैं। अभी बस इतना समझिए कि ये दो तरह के टैक्स हैं। अभी आपको जब मराठा रेवेन्यू सिस्टम पढ़ाऊंगा तो वहां पर मैं चौथ और सरदेशमुखी को एक्सप्लेन कर दूंगा। एक बार और, चौथ और सरदेशमुखी मुगल सल्तनत के टाइम पर बताया था कि इस मुगल ने चौथ के लिए अलाउ किया था और उसके बाद वाले मुगल एम्परर ने चौथ और सरदेशमुखी दोनों अलाउ कर दिया था, बताया था। तो उस वक्त जाकर देखिए, वहां पर आपको मिलेगा सैयद ब्रदर्स का रोल। तो सैयद ब्रदर्स के टाइम पर कौन था, ठीक है, किसके टाइम पर सिर्फ चौथ मिला, किसके टाइम पर चौथ और सरदेशमुखी दोनों मिला। तो ये वहां लिंक बनाता है। तो एक बार मुगल वाले में जाकर आप देखिएगा तो आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी।
ठीक है। तो ये आपको वहाँ लेटर मुगल्स में आपको देखने को मिलेगा, ये मुगल्स और मराठा, मराठा एंड मुगल्स के जो कहाँ मतलब वहाँ पर जब आप जाओगे तो उस निज़ाम उल मुल्क वाला जो टॉपिक लिखवाया हूँ, जब ये वजीर बना था उस वक्त ये सब हुआ था। तो उस वक्त कौन मुगल एम्परर था, तो वो जो मुगल एम्परर होगा वही अलाउ करवाएगा। समझ में आई बात। तो ये चीज़ें हैं, ठीक। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। तो ये क्या था, तो ये दो वार, वार ऑफ सुकरखेड़ा, सुकरखेड़ा एंड वार ऑफ भोपाल, मराठों का किसके साथ है, निजाम ऑफ हैदराबाद। किसके साथ वॉर है, निजाम ऑफ हैदराबाद, ये याद रखिएगा। तो ये यहाँ होगा कि जैसे मराठों ने जब पुर्तगीज से क्या लिया, पुर्तगीज से कौन सा एरिया लिया था बताइए, सैलसेट और बसीन। तो जब पुर्तगीज से सैलसेट और बसीन लिया तो यहाँ तो मैंने ये लिखवा दिया, लेकिन जब मैं मॉडर्न इंडिया में पोर्टुगीज में जाऊंगा तो वहां भी ये पॉइंट लिखवाऊंगा, लेकिन वहां एडिशन क्या होगा कि उस वक्त पोर्टुगीज का गवर्नर कौन था, उस वक्त पोर्टुगीज का गवर्नर कौन था। लेकिन ये नहीं लिखवाऊंगा कि मराठों का पेशवा कौन था, क्योंकि यहां से आपको ये लिंक करेगा कि जब पोर्टुगीज से सैलसेट और बेसिन लिया तो मराठों का पेशवा बाजीराव फर्स्ट था। तो यहाँ पर आपको गवर्नर नहीं लिखवाया गया है, लेकिन जैसे ही आपको मॉडर्न इंडिया में पढ़ाऊंगा पोर्टुगीज तो वहाँ लिखवाऊंगा कि पोर्टुगीज लॉस्ट सैलसेट एंड बेसिन फ्रॉम टू द मराठाज। तो उस वक्त का गवर्नर जो रहेगा उसका नाम लिखवाऊंगा। तो जब दोनों क्लास को आप कंपेयर करोगे तो आपको ये याद होगा कि हाँ, पोर्टुगीज से मराठों ने सैलसेट और बेसिन जीता 1722 में, तो मराठा पेशवा बाजीराव, तो पोर्टुगीज गवर्नर कौन। तो ये जब आप दोनों को कंपेयर करके पढ़ोगे तब आपका क्या बनेगा, एग्जैक्ट आपका आंसर तैयार होगा। तो यही पढ़ने का तरीका है। तो अब आपको लिंकेज इसी तरह बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो जहां जहां ये होगा तो वहां पर फिर मैं आपको ये रिवाइज करवाऊंगा, तो फिर आपको आकर ये नोट्स जब मिलाओगे तो आपको याद होगा कि अच्छा हाँ। तो यहाँ पर भी, तो जब आपको मॉडर्न पढ़ाऊंगा तो फिर यहाँ पर आपको अपने क्या होंगे नोट्स में अपडेट कीजिएगा, शॉर्ट नोट में, मेन नोट्स में नहीं, शॉर्ट नोट में अपडेट कीजिए कि हाँ, कि जब बाजीराव ने पोर्टुगीज को हराया और सैलसेट और बेसिन लिया तो फिर वहाँ ब्रैकेट में लिखेगा पोर्टुगीज गवर्नर दिस। और जब मॉडर्न इंडिया का शॉर्ट नोट बनाइएगा तो वहाँ लिखेगा पोर्टुगीज लॉस्ट सैलसेट एंड बेसिन टू द मराठाज, और फिर नीचे लिखिएगा मराठा पेशवा बाजीराव फर्स्ट। तो जब फिर दोनों का क्या हो जाएगा, आपका कंप्लीट नोट्स बनेगा। इस तरह से पढ़ाई करनी पड़ेगी और इसी तरह ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ट्रू एंड फॉल्स में, या किसमें, मैच द कॉलम में। एक तरफ बाजीराव फर्स्ट का नाम दे देगा, दूसरी तरफ उस पोर्टुगीज गवर्नर का नाम देगा। ऐसे ही क्या होगा, मान लीजिए और किसी पेशवा के साथ किसी और अंग्रेज गवर्नर का नाम, किसी पेशवा के साथ फ्रेंच गवर्नर का नाम, ठीक है। और फिर आपसे बोल देगा मैच द कॉलम। अब 1722 1728 देखिए, अंग्रेज आ चुके हैं, 1600 में अंग्रेज आ गए थे, तो ये अंग्रेजों के आने के 100 साल बाद की कहानी हम लोग पढ़ रहे हैं। लेकिन इसको मेडुअल में इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि मराठों की शुरुआत हुई है। तो मराठों की शुरुआत मेडुअल इंडिया ने की औरंगजेब के टाइम से हो गई थी, इस वजह से वो हिस्सा यहाँ पढ़ ले रहे हैं। जब क्या होगा, ब्रिटिशर्स हावी होना शुरू होंगे तब फिर उसको हम मॉडर्न इंडिया में लेके चले जाएंगे। अभी मराठे हावी हैं तो इसको हम लोग मिडवल में पढ़ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अभी अंग्रेजों के साथ कुछ ज़्यादा झंझट नहीं हो रही है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, देखिए, बाजीराव फर्स्ट started system of confederacy among
मराठा चीफ्स। अब इसका क्या मतलब हुआ? तो इन्होंने कहा कि ठीक है, तुम मराठा चीफ हो, तुम अपना एक एरिया तुम्हारे पास है, तुम इसके ऑटोनोमस एडमिनिस्ट्रेटर बनोगे। क्या? ऑटोनोमस एडमिनिस्ट्रेटर बनोगे, लेकिन जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तो आप अपनी मिलिट्री के साथ हमें सपोर्ट करोगे। इसमें थोड़ा सा अंतर है। देखिए, जैसे मुगल अंपायर था, ये मुगल अंपायर है, ठीक। तो ये क्या किया, इसने कोई एरिया जीत लिया, ये एरिया इसने जीत लिया। तो ये क्या हुआ, मान लीजिए एरिया पहले इंडिपेंडेंट था, मुगलों ने इसको जीत लिया, तो ये एरिया मुगल के कंट्रोल में आ गया। तो मुगल के कंट्रोल में आ गया तो मुगल क्या, मुगल बादशाह यहाँ बैठा है, तो ये यहाँ से टैक्स भी वसूलेगा। कहेगा भाई ट्रिब्यूट दो, क्या कहेगा, कहेगा कि तुम ट्रिब्यूट भी दो, और साथ में तुमको हम केवल बाहरी, मान लीजिए यहाँ से कोई अटैक करेगा, यहाँ से कोई अटैक करेगा तो मुगल आर्मी आके प्रोटेक्ट करेगी, ये चीज़ था। लेकिन अगर मुगल इधर अटैक करने कहीं जाएंगे या मुगल इसी को अटैक करेंगे तो ये भी क्या करेगा, सपोर्ट करेगा, दोनों मिलकर इसको अटैक करेंगे। ठीक है, ये था मुगलों का एम्पायर वाला सिस्टम। कॉन्फेडरेसी सिस्टम में क्या था कि देखिए, ये है मराठा साम्राज्य, ठीक है, ये है मराठा। इन्होंने कहा कि देखो, जो चीफ हैं इंपॉर्टेंट, जो बड़े बड़े चीफ 4-5 बचे थे, कहा कि देखो, मैं एक एरिया, ये जो पूना वाला है ये मेरे पास, ठीक है, एक तरफ नागपुर वाला एरिया है वो दूसरे के पास, एक तरफ बड़ौदा वाला एरिया है वो किसी और के पास, एक तरफ इंदौर है वो किसी और के पास। कहा कि देखो, ये सब एरिया अब आपका हुआ, ये एरिया आपके कंट्रोल में, ये एरिया आपके कंट्रोल में, और ये एरिया मेरे कंट्रोल में। तो अब आपको जो एरिया मिला, आप जिस एरिया के हो उस एरिया में आप क्या हो, आप ऑटोनोमस हो, यानी आपको हमें टैक्स वगैरह देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इंडिपेंडेंट रहो। लेकिन हमारे साथ क्या करो, जब हमें जरूरत पड़े मिलिट्री पावर की या किसी चीज़ की, तो आप क्या करो, हमारी मदद करो। तो ये होता है कॉन्फेडरेसी वाला सिस्टम, कि जैसे ये क्या करेगा, टैक्स भी लेगा। अब मान लीजिए मुगल एम्परर इसको जीत लिया, जीतने के बाद क्या करेगा, इसी को सत्ता बनाए रखेगा, जो वहाँ राजा है उसी को राजा बनाएगा, लेकिन फिर इस राजा से क्या करेगा, कहेगा कि टैक्स दो, नहीं तो हम फिर तुमको अटैक करके हटा देंगे यहाँ से। इन्होंने कहा कि नहीं, तुम चीफ हो, तुम अपना यहाँ देखो और वहाँ पूरा शासन संभालो, सब कुछ करो, एडमिनिस्ट्रेशन संभालो, टैक्स वॉक्स बाद में हम लोग देख लेंगे, यानी कि तुम ऑटोनोमस की तरह रहो लेकिन हमारे अंडर में रहो। एक तरह से इन्होंने नया सिस्टम, ऑटोनोमस टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेटर, मतलब प्रशासनिक टेरिटरी उन लोगों को दे दी। पहले क्या होता था कि ये, अगर बाजीराव के पहले क्या था कि अगर ये मराठा किंगडम है तो छत्रपति यहाँ पर है, यहाँ पर कौन है, छत्रपति। तो कहा गया कि छत्रपति जो है तो ये सबको कंट्रोल करेगा। अब यहाँ पर छत्रपति क्या करेगा, भले प्रोविंस बना दे, परगना बना दे, जितना जो करना है करे, लेकिन सब डायरेक्ट कंट्रोल किसका रहेगा, छत्रपति का ही डायरेक्ट कंट्रोल रहेगा। इन्होंने कहा कि नहीं, पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन किसका चलेगा, छत्रपति का चलेगा। इन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, तुम अपना एरिया रखो ऑटोनोमस, यहाँ तुम अपने हिसाब से एडमिनिस्ट्रेशन चलाओ, हम अपना एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर नहीं देंगे। ठीक है, तो होता क्या था कि ये सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, और यहाँ पर जो परगना है वो क्या हो गया, प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। अब ये अपना एडमिनिस्ट्रेशन चला रहा है, ये अपना एडमिनिस्ट्रेशन चला रहा है, ये अपना टैक्सेशन सिस्टम लगाएगा, ये अपना टैक्सेशन सिस्टम लगाएगा। तो अब सारा एडमिनिस्ट्रेशन क्या हो गया, इसका अलग रहेगा, इसका अलग रहेगा, इसका अलग रहेगा, इसका अलग रहेगा, इसका इसके साथ कोई रिलेशन नहीं बनेगा। ये होता है कॉन्फेडरेसी वाला सिस्टम। ठीक है ना। चलिए, तो इसको रब करता हूँ। कहने का मतलब है कि तुम अपना एडमिनिस्ट्रेशन चलाओ, लेकिन तुम्हें रहना हमारे साथ ही है, हमारे अंडर ही रहोगे,
हम तुम्हारे एडमिनिस्ट्रेशन में, तुम्हारे टैक्सेशन सिस्टम में कोई दखल अंदाजी नहीं करेंगे, लेकिन जब जरूरत पड़ेगी तो मिलिट्री सेवा तुम हमें ही दोगे। ठीक है, तो इस तरह से इन्होंने क्या किया, कॉन्फेडरेशरी सिस्टम चलाया, किसमें, मराठा में। और जो इम्पोर्टेंट मराठा फैमिली थी या चीफ थी उन्हीं को मिला, सबको नहीं, छोटों को नहीं, सिर्फ जो बड़े बड़े इम्पोर्टेंट या प्रोमिनेंट फैमिलीज थी उन्हीं को अपना अथॉरिटी इस्टेब्लिश किए। तो कौन कौन थे, तो लिखिएगा, जो जो कॉन्फेडरेसी बनी, तो लिखिएगा, एक थे गायकवाड़, क्या थे, हाँ लिखिए गायकवाड़। और गायकवाड्स की कॉन्फेडरेसी कहाँ बनी, गायकवाड्स एट बड़ौदा, बड़ौदा में गायकवाड़। दूसरे थे भोंसले। अब सोचिए, भोंसले जो सबसे प्रोमिनेंट चीफ थे शिवाजी के समय, अब वो पेशवा के द्वारा बनाई गई कॉन्फेडरेसी हो गए हैं। तो भोंसले कहाँ पर बने, नागपुर के एरिया के। तीसरे थे होलकर्स, होलकर्स कहाँ पर, इंदौर के एरिया में। चौथे थे सिंधियाज, और ये कहाँ थे, ग्वालियर के एरिया में। तो ये मेन 4 कॉन्फेडरेसी थी। और 5वीं तो कौन, पेशवा तो थे ही थे। पेशवा कहाँ पर थे, पेशवा तो पूना में थे ही थे। तो इस तरह से 5 कॉन्फेडरेसी बन गई कि ये चीफ अपने आप को इंडिपेंडेंटली क्या कर सकते हैं, अपना ग्रो कर सकते हैं, अपने आप को। इन प्रोमिनेंट जो मराठा चीफ थे उस वक्त, क्लेन्स जो थे, जैसे गायकवाड़, भोंसले क्लेन था, वैसे गायकवाड़ क्लेन, होलकर क्लेन, सिंधिया क्लेन, पेशवा क्लेन, ये सब प्रोमिनेंट क्लेन चीफ थे जो शिवाजी को के अंडर में आ गए थे जब शिवाजी मोर पावरफुल थे। तो सब के सब क्या थे, छत्रपति के अंडर में थे। लेकिन जब पेशवा इंपॉर्टेंट हो गए तो बाजीराव ने खुद ही इन लोगों को क्या किया, अपना इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस कॉन्फेडरेसी एडमिनिस्ट्रेटेड ऑटोनोमसली करने का अधिकार दे दिया अपने टेरिटरी में। और उसमें जो प्रोमिनेंट मराठा फैमिली थी या मराठा क्लेन थे, उनको अपना अपना एरिया में जहाँ जहाँ वो प्रोमिनेंट थे वो वाला एरिया उनको दे दिया गया। ठीक है, तो मध्य प्रदेश वाला ग्वालियर, इंदौर में होलकर, नागपुर में भोंसले, बड़ौदा में गायकवाड़ और पूना में पेशवा तो थे ही थे। ये इतना डेवलपमेंट है किसका, बाजीराव फर्स्ट का। इसके बाद 1740 में हो जाती है बाजीराव की डेथ। ठीक है, अब बाजीराव की डेथ के बाद अगला जो पेशवा बनेंगे वो बनेंगे अब बाजीराव के बेटे बालाजी बाजीराव। क्या बनेंगे, अगले जो पेशवा बनेंगे उनका नाम होगा बालाजी बाजीराव। ठीक है, तो यहां तक लिख लिया हो तो अब हम लोग नेक्स्ट पेशवा पढ़ेंगे जिनका नाम है बालाजी बाजीराव। तो ये रब कर दिया जाए अब।